ईरान की सड़कों पर अचानक खुशी के वीडियो दिखाई देने लगे। कहीं महिलाएं नाच रही थीं तो कहीं बाल खुले छोड़कर सड़क पर चल रही थीं। कहीं लोग पटाखे फोड़ रहे थे। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बार बार सामने आई। कुछ महिलाएं हिजाब उतारकर हवा में लहरा रही थीं। वजह थी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की खबर। दुनिया के कई हिस्सों में उनके समर्थक शोक मना रहे थे, लेकिन ईरान के अंदर एक अलग तस्वीर दिख रही थी। कई महिलाएं इसे एक युग के खत्म होने की तरह देख रही थीं। सवाल उठने लगा कि आखिर ऐसा क्या था खामेनेई के दौर में कि उनकी मौत पर देश की आधी आबादी का एक हिस्सा राहत महसूस करता दिखा। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, ये कहानी उस समाज की है जहां महिलाओं की जिंदगी राजनीति, धर्म और कानून के बीच फंसी रही। इस वीडियो में बात ईरान की महिलाओं की होगी। नमस्कार, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जिस्ट। अली खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे। ईरान में राष्ट्रपति से ज्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सेना, न्यायपालिका, मीडिया और धार्मिक संस्थाएं सीधे उसी पद से प्रभावित होती हैं। यानी 3 दशक से ज्यादा समय तक ईरान की दिशा तय करने वाले व्यक्ति खामेनेई ही थे। उनके शासन में सरकार लगातार ये कहती रही कि इस्लामिक व्यवस्था महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा देती है। दिसंबर 2025 में भी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा था कि पश्चिमी दुनिया महिलाओं की गरिमा खत्म कर रही है, जबकि इस्लाम महिलाओं को घर का फूल मानता है जिसे सुरक्षा और सम्मान चाहिए। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों में महिलाओं की आज़ादी परिवार व्यवस्था को तोड़ रही है, लेकिन इसी दौरान ईरान की सड़कों पर महिलाएं हिजाब नियमों का खुला विरोध कर रही थीं। यही विरोध धीरे धीरे सत्ता और समाज के बीच टकराव में बदल गया। ईरान की महिलाओं की स्थिति समझने के लिए इतिहास में पीछे जाना जरूरी है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान मध्य पूर्व के सबसे आधुनिक देशों में गिना जाता था। तेहरान की सड़कों पर महिलाएं बिना हिजाब घूमती थीं। विश्वविद्यालयों में बड़ी संख्या में लड़कियां पढ़ती थीं। महिलाएं जज, मंत्री और पत्रकार तक बन रही थीं। पश्चिमी कपड़े पहनना सामान्य बात थी। सिनेमाघर, संगीत कार्यक्रम और खुले सामाजिक जीवन का माहौल था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में महिलाओं को वोट देने और काम करने के अधिकार पहले ही मिल चुके थे। बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि उस समय ईरान का शहरी समाज यूरोप जैसा दिखता था, लेकिन धार्मिक ग्रुप्स को ये बात खटक रही थी। उनको लगा कि देश अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहा है। यही असंतोष आगे चलकर बड़ी क्रांति का कारण बना। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सब कुछ बदल गया। नई इस्लामिक सरकार ने महिलाओं की सोशल लाइफ को धार्मिक कानूनों के हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य बना दिया गया। पुरुष और महिलाएं पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करेंगे, इसके भी नियम बने। सांस्कृतिक गतिविधियों पर नियंत्रण बढ़ गया। धीरे धीरे मोरालिटी पुलिस सड़कों पर दिखाई देने लगी। महिलाओं के कपड़े, बाल और सार्वजनिक बिहेवियर पर निगरानी रखी जाने लगी। कई महिलाओं ने शुरुआती सालों में विरोध किया, लेकिन राजनीतिक माहौल ऐसा था कि विरोध दबा दिया गया। जब 1989 में खामेनेई सुप्रीम लीडर बने, तब तक ये व्यवस्था मजबूत हो चुकी थी और आने वाले दशकों में यही ईरान की पहचान बनने वाली थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई के दौर में महिलाओं पर लागू नियम बेहद सख्त रहे। सार्वजनिक जगहों पर हिजाब न पहनने पर महिलाओं को रोका जाता था, पूछताछ होती थी, जुर्माना या जेल तक हो सकती थी। कार्यकर्ता जो इन कानूनों का विरोध करते थे, उन्हें सजा दी गई। पुलिस और ये मॉरल पुलिसिंग करने वाले ग्रुप्स मिलकर ड्रेस कोड लागू कराते थे। 2022 में महसा अमीनी नाम की लड़की की हिरासत में मौत ने पूरे देश में आग लगा दी। आरोप था कि उन्हें हिजाब नियम तोड़ने के कारण पकड़ा गया था। उनकी मौत के बाद महिलाओं ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू किए। वीडियो सामने आए जिनमें महिलाएं हिजाब जलाती और सुरक्षा बलों से भिड़ती दिखीं। यही आंदोलन बाद में स्टेज पर वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन के नाम से जाना गया। ईरान की कानूनी व्यवस्था में भी महिलाओं की स्थिति बहुत सीमित रही। यूएन की रिपोर्ट्स बताती हैं कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 13 साल है और विशेष अनुमति से इससे कम उम्र में भी विवाह संभव है। पति अपनी पत्नी को नौकरी करने या विदेश यात्रा से रोक सकता है। तलाक का अधिकार पुरुषों के पास ज्यादा मजबूत है, जबकि महिलाओं को बहुत सीमित या ना के बराबर हैं। बच्चों की लीगल पेरेंटिंग का हक पिता को मिलता है। अदालतों में कई मामलों में महिला की गवाही पुरुष के मुकाबले आधी मानी जाती है। यहाँ तक कि हत्या के मामलों में मुआवजा राशि भी महिला के लिए कम निर्धारित है। इन नियमों को सरकार धार्मिक कानूनों का हिस्सा बताती रही, लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने इसे जेंडर बायस्ड माना।
क्रिमिनल लॉज में भी काफी अंतर दिखाई देता है। ईरान में लड़कियों को 9 साल की उम्र से आपराधिक जिम्मेदारी के दायरे में लाया जा सकता है, जबकि लड़कों के लिए उम्र इससे ज्यादा है। घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के मामलों में भी पीड़िता को सबूत साबित करने में बड़ी दिक्कत होती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में तथाकथित ऑनर किलिंग करने वाले पुरुषों को सजा से राहत मिल जाती है। रोजगार की बात करें तो यहाँ बहुत अंतर है। महिलाएं पढ़ी लिखी होने के बावजूद पॉलिटिक्स में बड़े मंत्रालयों से लगभग बाहर रहीं। कई चुनावों में महिला उम्मीदवारों को खड़े होने की अनुमति ही नहीं मिली। खामेनेई और उनके समर्थकों का मानना था कि इस्लामिक मॉडल महिलाओं को सुरक्षा देता है। उनके समर्थक कहते थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में महिलाओं को बाजार का सामान माना जाता है, जबकि ईरान परिवार और मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करता है। भारत में भी खामेनेई की मौत पर दिल्ली के करावल नगर इलाके में कई शिया महिलाएं शोक मनाने पहुंची। उन्होंने खामेनेई को मजबूर लोगों की आवाज उठाने वाला नेता बताया। कुछ महिलाओं ने कहा कि वे उनके लिए पिता समान थे। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खामेनेई की इमेज देश के अंदर अलग और बाहरी देशों में दूसरी थी। एक वर्ग उन्हें धार्मिक मार्गदर्शक मानता रहा, जबकि दूसरा वर्ग उन्हें सिंबल ऑफ रिस्ट्रिक्शन मानता रहा। लेकिन ईरान के भीतर खासकर युवा महिलाओं की सोच तेजी से बदल रही थी। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को दुनिया से जोड़ दिया। महिलाएं पढ़ाई में आगे बढ़ी, विज्ञान, कला और कारोबार में सक्रिय हुईं। उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर वे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बन सकती हैं तो अपनी निजी जिंदगी के फैसले खुद क्यों नहीं ले सकती। यही पीढ़ी सड़कों पर उतरी। कई महिलाओं ने खुले बालों के साथ सार्वजनिक जगहों पर चलना शुरू किया। ये सिर्फ कपड़ों का सवाल नहीं था, बल्कि पहचान, आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बन गया। इसलिए जब खामेनेई की मौत की खबर आई तो कुछ महिलाओं ने इसे बदलाव की लहर की तरह देखा। लेकिन क्या खामेनेई की मौत से ईरान 1979 से पहले वाला देश बन जाएगा, जहां महिलाओं को हर वो आज़ादी थी जो पश्चिमी देशों में होती है? इसको लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक नेता की मौत से तुरंत व्यवस्था नहीं बदलती। ईरान की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कई शक्तिशाली संस्थाओं पर आधारित है। खामेनेई 3 दशकों से ज्यादा समय तक उस व्यवस्था का चेहरा रहे। उनके दौर में पैदा हुई पीढ़ी ने उसी व्यवस्था को जीवन भर महसूस किया। ईरान आज 2 अलग फीलिंग्स के बीच खड़ा है। एक तरफ शोक मनाने वाले लोग हैं जो खामेनेई को धार्मिक और राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे। दूसरी तरफ वो महिलाएं और युवा हैं जो अपनी आज़ादी चाहते हैं। महिलाएं पुरुषों की तरह बराबरी चाहती हैं। खामेनेई का दौर खत्म होने के साथ ये सवाल फिर सामने खड़ा हो गया है कि आने वाला ईरान कैसा होगा। क्या महिलाओं के अधिकारों में बदलाव आएगा या व्यवस्था पहले जैसी रहेगी? फिलहाल इतना तय है कि ईरान की महिलाओं की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये कहानी आगे भी लिखी जाएगी, शायद ज़्यादा खुली सड़कों पर, ज़्यादा ऊंची आवाज़ों में और शायद नए पन्नों पर। आप इस सब को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।